हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी का अगेन यहाँ पे स्वागत करता हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स ये चैप्टर से रिलेटेड। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। उसका भी ये जो पार्ट है वो है होने वाला है पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर हम डेडिकेटेडली बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, डेडिकेटेडली हम उसके अंदर बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में। अगर आपका व्हीकल आप किसी दूसरे पर्सन को बेच रहे हो तो उसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रोसीजर्स होती हैं, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जहां पे बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स से रिलेटेड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आपको देखने को मिल जाएगी सेक्शन 50 में। सेक्शन 50 में यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात की गई है, तो उसकी हम बात करते हैं। सेक्शन 50 हमारे पास है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सबसेक्शन 1A सेक्शन 50। क्या बोल रहा है सेक्शन 50, उसकी बात करते हैं। देखो, इफ द ओनरशिप ऑफ एनी व्हीकल इज ट्रांसफर्ड इट इज द ड्यूटी ऑफ ट्रांसफरर, मतलब जो बेच रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो जो है रजिस्टरिंग अथॉरिटी को बोले कि भाई मेरे पास ये XYZ व्हीकल था जो मैंने किसी दूसरे पर्सन को बेचा है। ठीक है, वो किसकी ड्यूटी है? पहले तो बेचने वाले की। ठीक है, विद इन 14 डेज ऑफ द ट्रांसफर, 14 दिन के अंदर उसने रजिस्टरिंग अथॉरिटी को बताना है, आरटीओ को बताना होता है। ओके, और कैसे बताएगा? तो फॉर्म 30 में बताएगा। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन करेगा कि भाई मैंने जो है मेरा व्हीकल बेच दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फॉर्म 30, उसमें बताना है रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द ट्रांसफर इज इफेक्टेड, मतलब जिस आरटीओ के ज्यूरिसडिक्शन में ये ट्रांसफर हो रहा है, ये व्हीकल को बेचा जा रहा है, उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी का बोलना है। एंड साइमल्टेनियसली अब उसके साथ साथ और क्या करना है? द सेंड अ कॉपी ऑफ सेड इंटीमेशन टू द ट्रांसफरी, मतलब जो खरीद रहा है। मतलब ये जो फॉर्म 30 है वो डुप्लीकेट होगा। वो क्या होगा? उसकी दो कॉपीज होगी, उसमें से एक कॉपी जाएगी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, या फिर आप बोल सकते हो आरटीओ को। सेकंड कॉपी जाएगी परचेसर को, जो गाड़ी परचेस कर रहा है उसको, परचेसर। ठीक है, ओके, विथ डॉक्यूमेंट्स एंड इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका जो प्रोसीजर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, ये प्रोसीजर किस तरीके से होने वाला है। वेयर द व्हीकल इज रजिस्टर्ड विद इन द सेम स्टेट। अगर ये प्रोसीजर फॉलो करनी है, अगर व्हीकल सेम स्टेट में बेचा जा रहा है, मतलब गुजरात स्टेट का व्हीकल है, गुजरात स्टेट में ही किसी दूसरे बंदे को बेचा जा रहा है, तो ये स्टेट, ये पर्टिकुलरली चीज यहां पे आपको करना है। और ये आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट चीज है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ऑलरेडी ये आस्क्ड क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, तो इसको आप जो है इंपॉर्टेंट समझिए। नेक्स्ट, अगर दूसरे स्टेट में आप व्हीकल बेच रहे हो, जैसे कि गुजरात का स्टेट है, गुजरात व्हीकल से राजस्थान व्हीकल जा रहा है, या फिर गुजरात से व्हीकल महाराष्ट्र जा रहा है, तो अगर दूसरे स्टेट में है तो फिर क्या होगा उसकी बात करते हैं। देखो, इन द केस ऑफ व्हीकल विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड द स्टेट, दूसरे स्टेट्स में व्हीकल जा रही है, ठीक है, द ओनरशिप ऑफ व्हीकल इज ट्रांसफर्ड, मतलब दूसरे स्टेट में जा रही है और बेचा जा रहा है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रांसफरर, मतलब अगेन जो बेच रहा है उसकी ड्यूटी है टू इंटीमेट विद इन 45 डेज। अब सीधी सी बात है, स्टेट्स के बाहर जा रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो 45 डे। विद इन स्टेट है तो 14 डेज, 14 डे विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, ठीक है, विद इन स्टेट ऑफ द ट्रांसफर टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी अलॉन्ग विथ। अब ये तो कंप्लीट हुआ कि भाई कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म 30 में वो जो है वो अप्लाई करेगा। ठीक है, कितने दिन के अंदर करना है? तो आउटसाइड स्टेट 45 डेज, विद इन स्टेट 14 डेज। तो उसके साथ और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, उसके साथ और क्या चीज लगानी होगी हमें, जिससे हमें ये जो है प्रोसीजर कंप्लीट होगा, तो उसकी बात करेंगे। कौन कौन सी चीजें लगानी है? देखो, पहला, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन अंडर सेक्शन 48, मतलब सेक्शन 48 के अंदर जो नो एनओसी आपको मिली थी, वो एनओसी आपको यहाँ पे लगानी है। दूसरी चीज, इफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज नॉट ऑब्टेन, मतलब अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो क्या लगाओगे? तो लगाओगे रिसिप्ट ऑब्टेन अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 48, ये चीज लगाओगे।
अगर ये भी नहीं है तो postal acknowledgement received by the transferor if has sent an application by register post acknowledgement। मतलब एनओसी के लिए आपने अप्लाई किया है, और अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन है वो अगर आपने पोस्ट से भेजा है तो वो पोस्ट का एक्नॉलेजमेंट लगाना है, या फिर टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी टुगेदर विद अ डिक्लेरेशन दैट ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट अथॉरिटी। पर ये भाई बताना है कि भैया मैंने एप्लीकेशन तो किया था बट उसके अगेंस्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी ने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, उसके साथ साथ रिफ्यूजिंग टू ग्रांट सच सर्टिफिकेट, मतलब रिप्लाई कैसे नहीं दिया, तो रिफ्यूज करने के लिए रिप्लाई नहीं दिया, आइदर रिक्वायरिंग हिम टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शंस सब्जेक्टेड टू द व्हिच सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड। मतलब दो चीजें हैं कि उसने बताना है डिक्लेरेशन में कि रजिस्टरिंग अथॉरिटी ने मुझे रिफ्यूजल के बारे में कुछ नहीं बोला है, ना मुझे ऐसा कुछ चीजें बताई जिसको कि मैं फुलफिल करने वाला था बट मुझे बताया नहीं गया। ऐसा अगर कुछ है तो फिर ये जो चीज है कि आप रिसीट लगा सकते हो या फिर पोस्टल एक्नॉलेजमेंट लगा सकते हो। अगर आपके पास एनओसी है तो सीधा एनओसी लगा दो 48 में जो आपको मिली थी वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट सबसेक्शन 1B, 1A कंप्लीट हुआ। 1B, विद इन 30 days ऑफ द ट्रांसफर द ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द ट्रांसफर टू द कंसर्न रजिस्टरिंग अथॉरिटी विद इन हुज जुरिसडिक्शन द हैज द रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर व्हीकल इज नॉर्मली केप्ट। मतलब ये कि बेचने वाले ने तो बता दिया, बेचने वाले ने 14 डेज के अंदर बताना है अगर सेम स्टेट है, 45 डेज के अंदर बताना है अगर आउटसाइड स्टेट है। अब सेकंड ड्यूटी किसकी है, खरीदने वाले की, परचेसर की। ट्रांसफरी की ड्यूटी है, जो परचेस कर रहा है उसकी ड्यूटी है कि उसने फिर वो जो आरटीओ के एरिया में रहता है, ज्यूरिसडिक्शन में रहता है, उस पर्टिकुलर आरटीओ को बताना है कि मैंने ये जो व्हीकल है वो मैंने खरीदा है। ठीक है, ये जो व्हीकल है मैंने खरीदा है, और कितने दिन के अंदर बताना है, तो इंटीमेट द ट्रांसफर विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर बताना है। He has to forward सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब इसके पास जो आरसी दिया था ना वो आरसी उसके साथ में भेजना है। ठीक है, टू दैट रजिस्टरिंग अथॉरिटी टुगेदर विद द फी एज स्पेसिफाइड इन CMVR 81 एंड अ कॉपी ऑफ फॉर्म 30। मतलब ये जो फॉर्म 30 की सेकेंड कॉपी इसको मिली होगी ना, फर्स्ट कॉपी तो आरटीओ के पास गई थी, सेकेंड कॉपी इस परचेसर को मिली थी, हमने देखा था ना इसके पहले। देखो इधर ये जो सेकेंड कॉपी है ये परचेसर को मिली थी, यहाँ पे ये देखो सेकंड 2 कॉपीज में एक आरटीओ को गई, सेकंड परचेसर को मिली। तो ये जो सेकंड परचेसर को मिली है कॉपी, ये कॉपी उसने फिर आरटीओ को भेजना है, ये कॉपी फिर उसने किसको भेजना है, आरटीओ को भेजना है। उसके पास उसके साथ CMVR 81 की फी होगी, उसके साथ आरसी होगी। ठीक है, रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द ट्रांसफरर फॉर एंटरिंग न्यू पार्टिकुलर्स इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब ये सेकंड कॉपी भेजना है जो कि उसको जो बेच रहा है उसने दिया होगा। ठीक है, परचेसर को दिया होगा ना बेचने वाले ने, तो उसके साथ ये फॉर्म 30 की सेकंड कॉपी और फी, मतलब आरसी फी और फॉर्म 30 की सेकंड कॉपी, फॉर्म 30 सेकंड कॉपी, ये सारी चीजें भेजनी है। ठीक है, ओके। उसके साथ साथ और क्या चीजें हैं, आगे क्या चीजें देखो, सबसेक्शन 2, इफ अ पर्सन इन हुज नेम अ व्हीकल इज रजिस्टर्ड इज डाइज। मतलब अगर कोई ओनर है वो मर जाता है, उसकी डेथ होती है, तो इफ अ व्हीकल इज परचेज ऑन एक्वायर्ड एट अ पब्लिक ऑक्शन, या फिर व्हीकल परचेज किया जाता है ऑक्शन के अंदर, जो ऑक्शन स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी आउट करती है। तो ऑक्शन में अगर खरीदा जाता है व्हीकल, तो या फिर व्हीकल का ओनर डाई होता है, मर जाता है, उसकी डेथ होती है, तो फिर क्या होगा, conducted by on behalf of the state government in both cases, person who is succeeding the possession of the vehicle or person who has purchased or acquired the vehicle is required to make an application। मतलब ये दोनों केसेस के अंदर अगर व्हीकल का ओनर मर चुका है तो, या फिर व्हीकल अगर किसी ऑक्शन के थ्रू परचेस की गई है, तो जो पर्सन उस व्हीकल को यूज करने वाला है, सक्सीडिंग, ठीक है, मरने वाले का जो सक्सेसर है, या फिर जिसने परचेस किया है व्हीकल ऑक्शन में, इन दोनों पर्सन को क्या करना है, मेक एन एप्लीकेशन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है, किसके नाम पे, उसके खुद के नाम पे, क्योंकि पहला तो ओनर मर चुका है ना, तो वो तो एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा ना, जो सक्सेसर होगा वो एप्लीकेशन करेगा। और एप्लीकेशन किस तरीके से करेगा कि ये जो व्हीकल है पर्टिकुलरली ये मुझे मेरे नाम पे ट्रांसफर करना है।
ठीक है, इन इज नेम टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन हुज ज्यूरिसडिक्शन ही हैज द रेसिडेंस, मतलब जहां पे वो रह रहा है, सक्सेसर जहां पे रह रहा है, वो सक्सेसर उस पर्टिकुलर आरटीओ को एप्लीकेशन करेगा। ठीक है, और प्लेस ऑफ बिजनेस एंड वेयर द व्हीकल इज नॉर्मली केप्ट इन अ मैनर अकम्पनीड बाय विथ फी विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा उस तरीके से उसने जो है अप्लाई करना है। ठीक है, पहले केस देखा जिसमें ओनर भी जिंदा है, मतलब खरीदने वाला भी जिंदा है, बेचने वाला जिंदा है। सेकंड केस खरीदा देखा, बेचने वाला तो मर चुका है, उसका सक्सेसर है, फिर वो खुद एप्लीकेशन करेगा। या फिर कहीं पे आपने ऑक्शन के थ्रू व्हीकल खरीदा है तो भी वो खुद जो वो खरीद रहा है वो यहाँ पे एप्लीकेशन करेगा फॉर अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट चीज क्या है देखो, सब सेक्शन 3, इफ द ट्रांसफरर और द ट्रांसफरी, मतलब जो बेच रहा है या जो खरीद रहा है, फेल्स टू इंटीमेट द रजिस्टरिंग अथॉरिटी अबाउट ट्रांसफर, मतलब दोनों में से चाहे कोई एक या फिर चाहे दोनों यहां पे रजिस्टरिंग अथॉरिटी को इंटीमेट नहीं करते हैं, तो क्या होगा, विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज, मतलब 14 दिन के अंदर अगर वो इंटीमेट नहीं करते हैं तो क्या होगा, और 13 डेज के अंदर वो इंटीमेट नहीं करते हैं तो क्या होगा। देखो 14 डेज किसके लिए है, जो बेच रहा है, और 30 डेज किसके लिए है, ट्रांसफरर के लिए जो खरीद रहा है। ठीक है, और इफ द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फेल्स टू मेक दैट एप्लीकेशन, मतलब चाहे और दूसरा कोई पर्सन हो, जैसे हमने अभी देखा था कि सक्सेसर है तो उसने एप्लीकेशन करना चाहिए, बट अगर वो ऐसा नहीं होता है तो विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड रजिस्टरिंग अथॉरिटी मे डायरेक्ट द ट्रांसफरर और द ट्रांसफरी और द अदर पर्सन टू पे इन लाई ऑफ एक्शन अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 177 द अमाउंट नॉट मोर देन 100 रुपीज। मतलब अगर आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड रजिस्टरिंग अथॉरिटी को बताते नहीं है, इंटीमेट नहीं करते हैं, तो आपको एज अ पनिशमेंट के तौर पे 100 रुपीज का जो है वो फाइन हो सकता है। और ये जो फाइन है वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, वो सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा सेक्शन 177। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो फाइन है वो आपको हो सकता है। आगे सेक्शन 50 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सब सेक्शन 3 हम देख रहे थे, अब ये 4 है। ठीक है, 3 की देखते हैं। एक्शन अंडर सेक्शन 177 इज टू बी टेकन अगेंस्ट ट्रांसफरर और द ट्रांसफरी, मतलब जो खरीद रहा है, या फिर ट्रांसफर मतलब जो बेच रहा है, और द अदर पर्सन वेयर ही फेल्स टू पे द सेड अमाउंट, मतलब 100 रुपीज अगर आप पे नहीं करते हो तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 177 जो भी पनिशमेंट है वो आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। सेक्शन 4 बोलता है इफ अ पर्सन हैज पेड द अमाउंट, मतलब ये जो 100 रुपीज है ये अमाउंट अगर आप पे कर देते हो तो कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, no action is required to be taken against him under section 177, मतलब 100 रुपीज अगर पे नहीं करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा, 100 रुपीज अगर पे करते हैं तो एक्शन नहीं लिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। सब सेक्शन कितना है हमारे पास, 5। स्टेट गवर्नमेंट इज इंपावर्ड टू प्रिस्क्राइब डिफरेंट अमाउंट, मतलब ये 100 रुपीज जो हमने अभी देखा जो कि सेक्शन 177 के अकॉर्डिंग था, उसमें कुछ प्लस कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब उस फाइन को बढ़ाने के अधिकार किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ डिले, मतलब कितना डिले आप करते हो उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट उस फाइन को बढ़ा सकता है। ऑफ द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी इन इंटीमेटिंग द फैक्ट ऑफ ट्रांसफर और ओनरशिप ऑफ द व्हीकल, मतलब आप कितना डिले करते हो उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फाइन को बढ़ा सकते हैं। आगे बात करते हैं, सब सेक्शन 6 है हमारे पास। 6 क्या बोलता है उसकी बात करेंगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑन एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन करने के बाद द रजिस्टरिंग अथॉरिटी इज टू स्टार्ट प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर, मतलब उसके बाद रजिस्टरिंग अथॉरिटी सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, उसकी स्क्रूटिनी करेगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी, और फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी का जो कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए है, टू बी एंटर्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में उसकी एंट्री होगी। सबसेक्शन 7 registering authority making any entry is required to communicate to the transfer of ownership to the transferor and to the original registering authority, मतलब ये कि जैसे ही यहाँ पे आरसी में चेंज किया जाता है, ओनर का नाम चेंज होगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी, तो पहला जो आरटीओ था उस आरटीओ को बताना है, और जो बेचा है, जिसने बेचा है व्हीकल,
उसको भी बताना है कि भैया अभी ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। CMware 55 जो कि रिलेटेड है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में। सब रूल 1, इफ द ओनरशिप ऑफ व्हीकल इज ट्रांसफर्ड, द ट्रांसफरर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द फैक्ट ऑफ ट्रांसफर इन फॉर्म 29। इन फॉर्म 29 ट्रांसफरर जो खरीद रहा है टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी कंसर्न इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द ट्रांसफर इज टू बी इफेक्टेड। 30 में कौन ट्रांसफर जो बेच रहा है, और परचेसर जो है वो 29 में अप्लाई करेगा, जो बेच रहा है वो 30 में अप्लाई करेगा। सब रूल 2, एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल इज टू बी मेड बाय द ट्रांसफर, देखो इन फॉर्म 30 एंड अकम्पनीड बाय, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाने हैं उसकी बात करते हैं। अकम्पनीड बाय डॉक्यूमेंट की लिस्ट है हमारे पास, देखो कौन से हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसको कि हम RC बोलते हैं, इंश्योरेंस, अप्रोप्रिएट फी CMware 81 के अकॉर्डिंग, एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ नॉमिनी, ये सारी चीजें लगानी होती, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करवाने के लिए। सब रूल 3, एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल इज टू बी मेड बाय द ट्रांसफरी इन फॉर्म 30, अभी देखा, ठीक है, एंड इन एडिशन टू द डॉक्यूमेंट एंड फी अकम्पनीड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब उसके साथ साथ फी, उसके साथ साथ और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अगेन है हमारे पास, देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग, एन ऑर्डर ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी रिफ्यूजिंग टू ग्रांट द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 48(3), और कौन है, क्या है, वेयर द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और द ऑर्डर इज नॉट रिसीव्ड, मतलब ना आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिला, ना आपको ऑर्डर मिला, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपका जो NOC है वो आपको नहीं मिलेगा। इस केस में क्या होगा, अ डिक्लेरेशन बाय द ट्रांसफरर दैट ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी सच कम्युनिकेशन टुगेदर विथ, मतलब उसके बाद ना आपको NOC मिली, ना आपको कोई एक ऑर्डर मिली जिसके अंदर लिखा था कि आपका जो NOC था उसको रिफ्यूज कर दिया गया, तो उस केस में आप करोगे डिक्लेरेशन, बताओगे कि भैया मैंने एप्लीकेशन किया था, एप्लीकेशन नंबर इज दिस, और इसके अकॉर्डिंग ना मुझे NOC ग्रांट हुई है, ना मुझे रजिस्टरिंग अथॉरिटी ने NOC दी हुई है, ना फिर मुझे रिफ्यूजल के लिए बोला गया है। उसके साथ साथ रिसिप्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रजिस्टरिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 48(2), तो रिसिप्ट लगा सकते हैं, पोस्टल एक्नॉलेजमेंट लगा सकते हैं कि भाई मैंने एप्लीकेशन किया था, एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट या फिर बाय पोस्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी को मैंने भेज दिया, तो उसके अगेंस्ट में आपको पोस्ट से एक स्लिप मिलेगी, वो स्लिप आप लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सब रूल 4, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एनी मोटर व्हीकल ऑन द पोर्टल, पोर्टल का मतलब अगेन वाहन पोर्टल है, परिवहन वेबसाइट है, फॉर मोटर व्हीकल्स और द पोर्टल फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स इज डीम्ड टू बी सफिशिएंट इंटीमेशन टू द ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 57, मतलब ये कि पहले RTO को बताना होगा ना, जो पहले का RTO है उसको बताना होगा ना कि आपके RTO में XYZ नाम का जो व्हीकल था वो रजिस्टर्ड हुआ था, और फिर क्या हुआ कि हमने उसका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किया, तो ये जो पहले RTO को बताना होता है, सेकंड RTO पहले RTO को नोटिस भेजेगा, तो नोटिस भेजने का इंटीमेशन क्या किया जाएगा कि अगर यहाँ पे वाहन पोर्टल पे अपलोड किया जाता है ये सब कुछ चीजें, तो ऐसा समझा जाएगा, या फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स ये जो है इस रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाती है, तो ऐसा समझा जाएगा कि पहले RTO ने सेकंड RTO को वो चीज बताई है। नेक्स्ट है पर्सन इन हुज नेम व्हीकल स्टैंड्स रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड एज अ ओनर, मतलब ये कि इसके रिलेटेड एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का, बताया ही जाता है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो आपने एप्लीकेशन किया, 30 दिन का टाइम है, 14 डेज का टाइम है, 45 डेज का टाइम है, और उस डेज के बीच में एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट के दिन जिस नाम या फिर जिस ओनर या फिर जिस पर्सन के नाम पे व्हीकल रजिस्टर था उसको ओनर कहा जाएगा, ना कि सेकंड ओनर को, ठीक है ना। उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन अगर आपका ओनर या फिर आपका जो पर्सन है जिसके नाम पे रजिस्टर्ड व्हीकल है उसको ही ओनर कहा जाएगा, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर आप उससे नहीं हट सकते। ये चीज कहां से आई, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट था एक,
उससे ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है सब रूल 1 सेक्शन CMVR 56, कंडीशन है ओनरशिप ऑन द डेथ ऑफ ओनर ऑफ व्हीकल। मतलब हमने जो बात की थी ना कि ओरिजिनल ओनर मर चुका है, फिर उसके बच्चे या फिर उसके जितने भी सक्सेसर्स होंगे वो मोटर व्हीकल्स को यूज करेंगे, तो उस केस में एप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम 31 केस, उसको बोला जाएगा 31 केस। 31 केस क्यों बोला जाएगा, क्योंकि उसमें फॉर्म 31 यूज होता है, इसलिए उसको 31 केस से नाम से ये मशहूर है आरटीओ में। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे और आरटीओ में जो भी लोग वहां पे काम करते हैं उनको बोलेंगे कि मुझे 31 केस करना है, तो आपसे वो पूछेंगे कि भैया सक्सेसर है क्या आप, आपका जो भी XYZ रिलेटिव्स है या फिर जो भी ओनर ऑफ मोटर व्हीकल्स है वो क्या डेथ हो चुके हैं, ऐसा वो आपको पूछने वाले हैं कि उसको 31 केस बोला जाता है, वो फेमस है आरटीओ में उसके नाम से। देखो क्या है सब रूल 1 CMVR 56, इफ द ओनर ऑफ मोटर व्हीकल डाइस, डेथ हो गई उसकी, तो फिर पर्सन नॉमिनेटेड बाय द व्हीकल ओनर इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आरसी में नॉमिनी का नाम होगा, वो नॉमिनी, या फिर पर्सन सक्सीडिंग द पोसेशन ऑफ व्हीकल, या फिर उनका सक्सेसर में यूज द व्हीकल, मतलब चाहे नॉमिनेशन हो या फिर सक्सेसर हो, व्हीकल को यूज कर सकते हैं एज इफ इट इज ट्रांसफर्ड टू हिम, मतलब जैसे कि उसको वो ट्रांसफर हुआ है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने से ज्यादा उसको नहीं यूज कर सकते, 3 महीने तक यूज कर सकते हैं। और अगर यूज भी करना है तो उसके साथ आपको उस तरीके का एक इंटीमेशन, उस तरीके का एक एप्लीकेशन आरटीओ में करना जरूरी होता है, ठीक है। फ्रॉम द डेथ ऑफ ओनर ऑफ अ मोटर व्हीकल, मतलब 3 महीने के बाद तक आप यूज कर सकते हो, डेथ के दिन से। सच पर्सन शुड विद इन 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर, 3 महीने यूज कर सकते हो बट 30 दिन के अंदर ऑफ द डेथ ऑफ द ओनर इन्फॉर्म द रजिस्टरिंग अथॉरिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ डेथ, कि भैया XYZ ओनर था, उसकी डेथ हो चुकी है, अब उसका नॉमिनी मैं हूं या फिर उसका सक्सेसर मैं हूं, तो मैं जो ये व्हीकल यूज करने वाला हूं, ऐसा आपको 30 डेज के अंदर बताना होता है। पर आप यूज कब तक कर सकते हैं, 3 महीने तक यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑकरेंस ऑफ डेथ ऑफ ओनर एंड हिज ओन इंटेंशन टू यूज द व्हीकल, मतलब इसका XYZ आदमी का यहाँ पे डेथ हो चुका है, उसका सक्सेसर मैं हूं या फिर उसका नॉमिनी मैं हूं, पर मैं जो ये व्हीकल है इसको यूज करने वाला हूं, ठीक है। ऐसा जो है आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा आरटीओ में। आगे आगे क्या प्रोसीजर है, सब नॉमिनी और पर्सन सक्सीडिंग द पोजेशन ऑफ द व्हीकल इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन फॉर्म 31। देखो मैंने बताया ना 31 केस आई है, 31 में आपको अप्लाई करना होता है विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने तक यूज कर सकते हो ना, तो 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना है, 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना है और 3 महीने के अंदर अप्लाई करना है। फ्रॉम द डेथ ऑफ द ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ व्हीकल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए 3 महीने के अंदर अप्लाई करना है, जो कि फॉर्म 31 में होता है। उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे, फी भरना है पहले तो एज पर CMVR 81, डेथ सर्टिफिकेट लगाना है जो कि ओनर का था, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसको कि हम RC बोलते हैं, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस एंड परमिट इन केस ऑफ ई रिक्शा, ई कार्ड, एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द नॉमिनी, जो अप्लाई कर रहा है कि भैया मैं उसका नॉमिनी हूं, तो किस तरीके से आप नॉमिनी हो, आपका आधार कार्ड दिखाओ, आपका पासपोर्ट दिखाओ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, XYZ चीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उस तरीके से आपको आपका प्रूफ भी दिखाना होता है। आगे बात करते हैं सब रूल 3, इफ नॉमिनी इज अ माइनर, मतलब नॉमिनी अगर कोई एक बच्चा है जिसका एज जो है 18 साल से कम है, माइनर है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल टू बी मेड इफ अ पर्सन इज ऑथोराइज्ड टू रिसीव इट इन द नेम ऑफ दैट पर्सन, मतलब ये जो माइनर है उसका कोई पेरेंट है या फिर उसका कोई गार्डियन है, तो जो है वो यहां पे अप्लाई करेगा फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए, या फिर देयर इज नो सच पर्सन इन द नेम ऑफ एनी नेचुरल गार्डियन, टेस्टिमोनियल गार्डियन और गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर अपॉइंटेड बाय अ कंपिटेंट और कोर्ट। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से माइनर का कोई भी नहीं है
तो कोर्ट ने जिस आदमी को उस माइनर का गार्डियन बोला है, उस तरीके से ऑर्डर दिया है, वो जो गार्डियन है वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे बात करते हैं। सब रूल 4, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ओनर ऑफ मोटर व्हीकल इफ देयर इज नो नॉमिनेशन इन फोर्स, मतलब उसने आरसी में कोई नॉमिनेशन दिया ही नहीं, नॉमिनी उसने बताया नहीं, एंड प्रोबेट of his will or letters of administration of his estate or succession certificate granted under Indian Succession Act 1925 is not produced to the specified authority within 3 months of a death of the holder, then the registering authority can register the vehicle in the name of any legal heir of the owner appearing to it to be entitled to get the vehicle registered in his name। मतलब ये कि व्हीकल का जो ओनर था उसकी डेथ हो गई और उसने आरसी में किसी भी नॉमिनी को नहीं बताया गया, तो इस केस में नॉमिनेशन तो किसी के नाम का नहीं है, और उसके अगर 4 बच्चे हैं, 4 उसके बच्चे हैं, ओनर बन चुका है, उसके 4 बच्चे हैं और आरसी में किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया गया, तो फिर तो चारों लोग बोलेंगे कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पिताजी की है, मेरे पिताजी की है, मेरे पिताजी की है, तो उसके केस में झगड़े हो सकते हैं। तो फिर इस चीज को रोकने के लिए कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट आता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से इसको छोड़ो, प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट आता है, तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट में चारों के नाम होंगे, तो उन चारों के नाम में जो सबसे बड़ा वाला होगा या फिर सबसे जो भी चीज है, 1 नंबर पे जिसका नाम होगा ना, उसके नाम पे कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, जो अकॉर्डिंग टू इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 होगा। ये कौन इशू करेगा? तो कोर्ट इशू करेगा, कोर्ट इशू करेगा। और उसमें जो सीरियल नंबर 1 पे जिसका नाम होगा ना, उसके नाम पे ये व्हीकल रजिस्टर्ड होता है। फिर कंडीशन क्या है? नॉमिनी नहीं है, ओनर मर चुका है, 4 बच्चे हैं, चारों बोल रहे हैं कि व्हीकल मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है। तो किसके नाम पे होगा? जिसका नाम सीरियल नंबर 1 पे होगा, किसमें? सक्सेशन सर्टिफिकेट में। और जो सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट देगा अकॉर्डिंग टू इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। क्लियर हुआ चीज? ओके, नेक्स्ट सब रूल 157। अब 57 किसके लिए है? 57 है ऑप्शन के लिए। अगर आप ऑप्शन में व्हीकल को खरीदते हो तो फिर क्या कंडीशन हो सकती है, उसकी बात करेंगे। देखो 3 चीजें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में। पहला तो ओनर जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है, दोनों जिंदा है। केस नंबर 2, अगर जो बेच रहा है वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, तो उसके केस में कैसा होगा। और तीसरा चीज कि अगर कोई व्हीकल को ऑप्शन में खरीदा जाता है तो फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे होगी। देखते हैं इधर, देखो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ व्हीकल परचेस इन अ पब्लिक ऑक्शन। सब रूल 157, पर्सन हु हैज एक्वायर्ड और परचेस अ मोटर व्हीकल एट अ पब्लिक ऑक्शन। मतलब जहां पे ऑक्शन होता है, आपने देखा होगा ना बहुत बार कि पुलिस स्टेशन बहुत सारी व्हीकल्स रखी होती हैं, जमा होती है, तो उसका ऑक्शन किया जाता है। तो उस ऑक्शन में अगर कोई व्हीकल को खरीदता है या फिर कहीं पे दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ ऑक्शन हो रहा है और उस ऑक्शन में से कोई व्हीकल को आप खरीद रहे हो, तो उसके ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए अप्लाई करोगे ना, तो उसका प्रोसीजर कैसे होगा देखते हैं। इन पब्लिक ऑक्शन कंडक्टेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 32 में अप्लाई करना है कि भैया मैंने ये व्हीकल को ऑक्शन में खरीदा, अब मुझे ये मेरे नाम पे करके चाहिए। तो 32 में अप्लाई करेंगे विद इन 30 डेज। दिन देखो 30 दिन ऑफ टेकिंग पोजीशन ऑफ द व्हीकल, मतलब आपने ऑक्शन में खरीदा, घर पे लेके आए या फिर जो भी यहाँ पे आपका गोडाउन है या फिर जहां भी आप रख रहे हो, आपके जैसे ही वो कस्टडी में आती है उसके 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है इन फॉर्म 32 टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी अकम्पनीड बाय। उसके साथ साथ कौन कौन से पेपर्स उसके फॉर्म लगाने हैं उसकी बात करेंगे। कौन कौन से फॉर्म लगाने हैं देखते हैं। देखो एप्रोप्रिएट फी एज स्पेसिफाइड इन सीएमवीआर 81, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस मतलब आरसी। दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्डर कंफर्मिंग सेल ऑफ व्हीकल इन हिज फेवर ड्यूली साइंड बाय द पर्सन ऑथोराइज्ड टू कंडक्ट द ऑक्शन। मतलब ऑक्शन में आपको ही वो व्हीकल बेची जाएगी या फिर बेची गई है, उसका एक लेटर मिलेगा आपको व्हीकल के साथ में कि भैया ये नाम का ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये पर्टिकुलर कलर, मॉडल, XYZ जो भी चीज है, ये व्हीकल मैं आपको बेच रहा हूं। ऐसा कोई एक ऑथोराइज पर्सन जो कि ऑक्शन ले रहा है
वो आपके नाम पे एक लेटर देगा, वो लेटर भी आपको यहाँ पे लगाना है। दूसरी चीज, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइजिंग द ऑप्शन ऑफ द व्हीकल, मतलब ऑप्शन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिस निकालेगा वो नोटिस लगानी है। दूसरा, ड्राइविंग लाइसेंस परमिट इन केस ऑफ ई रिक्शा, ई कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द नॉमिनी, जैसे कि आपका आधार कार्ड हुआ या फिर जो भी चीजें हैं, पैन कार्ड है, आपका जो इलेक्शन कमीशन का कार्ड होता है या फिर पासपोर्ट होता है, जो भी चीजें हैं वो आपको लगानी है। आगे क्या प्रोसीजर होगी, अब ये सब कुछ तो आपने कर दिया, फॉर्म 32 में आपने अप्लाई किया, फी वगैरह सब कुछ भर दी है। उसके बाद क्या होगा देखो, इफ द व्हीकल ऑप्शन इज अ व्हीकल विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन मार्क, मतलब उसके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई रजिस्ट्रेशन मार्क ही नहीं है, तो उसके लिए कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो नंबर नहीं है तो फिर उसके साथ में कोई आरसी भी नहीं होगी। अरे आरसी नंबर मिलने के बाद मिलती है ना आपको, तो आरसी भी नहीं होगी, तो उस केस में क्या होगा, और विथ अ रजिस्ट्रेशन मार्क विच इज ऑन वेरिफिकेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स, मतलब या फिर नंबर तो है बट नंबर गलत है, तो उस केस में द रजिस्टरिंग अथॉरिटी शुड सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 असाइन अ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क टू द व्हीकल, मतलब सबसे पहले अगर उसके पास कोई नंबर नहीं है या फिर नंबर है बट वो गलत है, तो पहले उसको रजिस्टरिंग अथॉरिटी रजिस्टर करेगी, कोई एक नंबर अलॉट करेगी, ठीक है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसको क्या करेगी, रजिस्टर करेगी, कोई एक नंबर उसको इशू करेगी इन द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑप्शन कंडक्ट कर रहा है उस डिपार्टमेंट के नाम पे उस व्हीकल को पहले किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा, किसके नाम पे, उस डिपार्टमेंट के नाम पे जो डिपार्टमेंट ऑप्शन कर रहा है, ठीक है, ओके। देयर आफ्टर, उसके बाद record of entries of transfer of ownership of the vehicle giving the name and address to the person to whom the vehicle is sold, उसके बाद में जिसने वो व्हीकल खरीदा है, जिसको वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने वो व्हीकल बेचा है, उसके नाम पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर दिया जाएगा, सीधा उस आदमी के नाम पे नहीं होगा। अगर रजिस्ट्रेशन मार्क गलत है या फिर है ही नहीं, तो पहले डिपार्टमेंट के नाम पे रजिस्टर होगी, डिपार्टमेंट के नाम के बाद फिर वो जो व्हीकल है वो उस पर्टिकुलर जो भी उसका ओनर है, जो भी परचेसर है, उसके नाम पे वो व्हीकल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की जाएगी। इस तरीके से प्रोसीजर होती है। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल इन द नेम ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय द कंसर्न्ड रजिस्टरिंग अथॉरिटी विदाउट वेरीफाइंग द प्रोसीडिंग ऑफ द ऑप्शन और डिस्पोजल ऑफ द कंसर्न्ड व्हीकल, तो पहले रजिस्टरिंग अथॉरिटी कंफर्म करेगी कि सच में ऑक्शन हुआ है नहीं हुआ है, और ऑक्शन हुआ भी है तो फिर उसी पर्टिकुलर व्हीकल जो व्हीकल थी उसी आदमी को बेची है नहीं बेची है, और उसके बाद भी जो है रजिस्टरिंग अथॉरिटी फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसीजर करेगी। पहले तो वेरीफाई करेगी, उसके बाद प्रोसीजर करेगी। विदाउट वेरिफिकेशन सीधा प्रोसीजर नहीं होगा, सीधा प्रोसीजर नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारा एक छोटा सा लेक्चर जिसकी हमने बात की, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की जिसके अंदर हमने बात की, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सारा सेक्शन छोटा सा एक लेक्चर था जिसके अंदर पूरा हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में ही बात की है। अब आपसे गुजारिश है कि आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सेपरेट चीज कुछ को पूछना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है RTO India 11, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी। यहाँ पे आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है डाउट्स तो पूछ सकते हैं। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे सेक्शन 51 से रिलेटेड। जो 51 आपका लेक्चर है हायर परचेस, लीज और हाइपोथिकेशन या फिर फाइनेंसर से रिलेट करता है, उस सेक्शन की हम बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। कोई भी डाउट है तो मुझसे आप 100% शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।